तो आज का जो एजेंडा है अपना कि आपकी लिनक्स में फाइल्स को आप कॉपी, रिमूव एंड मूव करना एंड रीनेम करना फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को। ओके, तो ये टॉपिक है हमारा कि लिनक्स में फाइल और डायरेक्टरी इनके बीच में आप कॉपी पेस्ट कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपी कमांड से। सीपी कमांड, इट इज यूज टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन लिनक्स। Okay, what is the syntax of the copy command? cp and options and what's the source of the file or directory? So I am putting here source only. And next is what is the destination where you want to copy your file or folder. Okay, so this will be destination. Okay, so अभी एग्जांपल लेते हैं हम इसका। लेट सपोज यहाँ एलएस करो, आपके पास कोई एक फाइल है आपका abc। okay, so what I am doing, what is cp? कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि लिनक्स में डायरेक्टरीज को और फाइल्स को अगर आपको कॉपी करना है तो हमारे पास cp कमांड होता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक एग्जांपल मैं अभी आपको दे रहा हूँ। cp कमांड मैंने चलाया एंड फाइल का नेम दिया कि abc नाम की फाइल को कहाँ पे कॉपी कर दो, वेर के अंदर। देखो यहाँ पे अभी हमारा, मैं अभी ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, आपको ls/var करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी abc नाम की फाइल है ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो आपको वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ओवरराइट इट। अगर आपने वहां पे यस लिखा होता तो वो क्या कर देता कि आपके abc वाली फाइल में अगर कोई कंटेंट होता तो उसको ओवरराइट मार देता। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको वो लिख दे रहा हूँ। जो ऑप्शंस होते हैं हमारे सीपी कमांड में, हाइफन आई का मीनिंग होता है इंटरेक्टिव। ओके, एंड हाइफन बी का मीनिंग होता है वर्बोज, एंड हाइफन आर का मीनिंग होता है रिकर्सिवली। ओके, एंड हाइफन एफ का मीनिंग होता है आपका क्या, फोर्सफुली। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस का आपको यूज कैसे करना है। ठीक है, देखो इंटरेक्टिव का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने किसी फाइल को सोर्स से डेस्टिनेशन पे अगर आप लेके जा रहे हो तो ठीक है, अगर डेस्टिनेशन पे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आपका हाइफन आई ऑप्शन ये कहता है कि मैं यूजर से इंटरेक्ट करूंगा एक बार कि डू यू वांट टू ओवरराइट द फाइल ऑन द डेस्टिनेशन और नॉट। अगर आपने यस टाइप किया तो डेस्टिनेशन पे वो फाइल के कंटेंट को और फाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इंटरेक्टिव का मीनिंग ये होता है। तो यहाँ पे आपका जो हाइफन आई ऑप्शन होता है बाय डिफॉल्ट आप लगाओ तो भी आपसे इंटरेक्ट करेगा, और ना भी लगाओगे फिर भी आपसे वो इंटरेक्ट जरूर करेगा एक बार कि डू यू वांट टू ओवरराइट द फाइल बिकॉज फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अभी हम देखो सीपी कमांड चला रहे थे यहाँ पे एबीसी वेर एबीसी। ठीक है, तो वो हमसे इंटरेक्ट कर रहा है कि फाइल डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आपको इसको रिप्लेस करना है। अगर मैंने यहाँ पे यस लिखा तो फाइल को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा।
अदरवाइज अगर आपने नो लिखा है यहाँ पे तो आप वो क्विट करके आप प्रॉम्प्ट मतलब आपसे कमांड प्रॉम्प्ट पे फिर से आ जाएगा, लेकिन फाइल को डेस्टिनेशन पे ओवरराइट नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर आप विच कमांड चलाओगे यहाँ पे सीपी में, तो देखो यहाँ पे एक इसमें मशीन में क्या हो रखा है, एलियास सेट हो रखा है। इसने पहले ही बता रखा है कि आप सीपी इक्वल टू, उसने क्या बताया हुआ है, सीपी हाइफन आई। यानी कि अगर आप सीपी कमांड भी मशीन में चला रहे हो तो वो इक्वल टू किसके है, सीपी हाइफन आई। कहने का मीनिंग क्या है, अगर आपने ये ऑप्शन लगाया तो भी उसका मीनिंग सेम है, अगर आप उस ऑप्शन को नहीं लगा रहे हो उसका भी मीनिंग आपका क्या, सेम है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करके दिखा दिया आपको। सीपी हाइफन आई लगाओ तो भी आपका मीनिंग सेम है, अगर ना भी लगा रहे हो आप फिर भी दोनों कमांड का मीनिंग आपका सेम है। तो हाइफन आई का ऑप्शन का यूज करना आपको आ गया है, इसका मीनिंग होता है इंटरेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्या, हाइफन आर। ओके। हाइफन आर का मीनिंग होता है रिकर्सिवली। जैसे आपने बोला mkdir स्लैश डेटा, ओके, डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आप क्या करो, टच करके स्लैश डेटा के अंदर 5 फाइलें आप बनाओ। ठीक है। ls स्लैश डेटा करोगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वहां पे आपने 5 फाइलें और एक डायरेक्टरी ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट है। ठीक है। अभी आपको करना क्या है, अगर देखो आप cp हाइफन आई करोगे, स्लैश डेटा को कॉपी करोगे कहाँ पे, वेयर के अंदर, तो वो क्या बोलेगा, ओमिटिंग डायरेक्टरी। यानी कि आप डायरेक्टरी के अंदर आपने कुछ कंटेंट रखा हुआ है, तो डायरेक्टरी के अंदर अंदर कंटेंट क्या होगा हमारा, या तो फाइल्स होंगी या डायरेक्टरीज होंगी। ठीक है। देखो फाइल के अंदर कंटेंट का मीनिंग होता है आपने कुछ लाइंस लिखे हुए हैं, डायरेक्टरी के अंदर कोई कंटेंट है तो उसका मीनिंग होता है या तो वहां पे फाइल होगी या डायरेक्टरी होगी। ठीक है। सेम कैट कमांड का मीनिंग होता है किसी फाइल को पढ़ना, और ls कमांड अगर आपने चलाई है तो उसका मीनिंग होता है डायरेक्टरी को पढ़ना। मैंने बोला डायरेक्टरी को आप कैसे रीड करोगे, तो ls कमांड होती है वहां पे। मैंने बोला फाइल को रीड करके दिखाओ, तो फाइल का ls कमांड का मीनिंग ये नहीं होता कि ls कमांड से आप किसी फाइल को पढ़ रहे हो। उसका मीनिंग होता है कि अगर आपने ls कमांड किसी फाइल के साथ चलाई है तो उसकी परमिशन चेक कर रहे हो आप, ग्रुप ओनरशिप चेंज चेक कर रहे हो, और आप उसकी यूजर ओनरशिप चेक कर रहे हो। ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ फाइल, कैट कमांड का मीनिंग होता है रीड करना फाइल को। ठीक है। तो मैंने बोला कि आपको cp हाइफन डेटा नाम की जो डायरेक्टरी है वेयर के अंदर लेके जानी है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन लगाना पड़ेगा क्या, cp हाइफन आर। आर का मीनिंग होता है कि डेटा के अंदर जितने भी फोल्डर और फाइल पड़ी है वो सब कहाँ पहुंच जाने चाहिए, आपके वेयर के अंदर। अभी आप वेयर के अंदर जाके देखोगे, ls करोगे तो यहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, और डेटा के अंदर भी अगर आप जाओगे तो सेम आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, फाइल्स का और डायरेक्टरीज का सेम स्ट्रक्चर दिखना चाहिए जो कि आपका सोर्स पे प्रेजेंट था। सोर्स पे हमारा यही था। ठीक है। नेक्स्ट, तो हाइफन आर का मीनिंग है कि अगर आपको डायरेक्टरी सीपी कमांड से कॉपी करनी है तो आपको हाइफन आर ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। अब ये देखो आपकी चॉइस है, आप वो ऑप्शन लगाओ चाहे ना लगाओ, कौन सा ऑप्शन, हाइफन आई, क्योंकि सीपी कमांड में हाइफन आई ऑप्शन ऑटोमेटिकली काम करता है। देखो अब आपसे वो पूछ रहा है कि क्योंकि हम दोबारा सेम कमांड चला रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन पे A2 नाम की जो फाइल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर आपने यहाँ यस लिखा तो वो हर एक फाइल को पूछेगा, A3 को करना है, A4 को करना है यस, A5 को करना है यस। तो इसका मीनिंग हो गया कि आप हाइफन आर ऑप्शन के साथ आई ना भी लगाओ तो भी वो आपसे इंटरेक्ट करेगा, अगर आप लगा भी रहे हो तो भी आपसे इंटरेक्ट करेगा। सबसे सही तरीका है पहले विच कमांड में देख लो, अगर यहाँ पे कोई अलियास पहले से सेट हो रखा है। अलियास का मीनिंग होता है यहाँ पे निकनेम, किसी कमांड का आपने निकनेम दे दिया कि आप या तो cp इक्वल टू cp हाइफन आई, आपने बता दिया है मैनुअली कि cp हाइफन आई चलाओगे वो इक्वल टू होगा cp कमांड के। अगर जैसे आप यहाँ पे लिख देते cp हाइफन आर,
cp इक्वल टू cp-r, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना इस कमांड में बाय डिफॉल्ट काम करता। जैसे कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे आपने बिच कमांड पे आप ls करो, तो ये बता रहा है कि ls में जो आपका कलर है ना वो मैंने पहले से सेट किया हुआ है। जब आप ls हाइफन हाइफन कलर करो ना, उसका मीनिंग भी सेम है, देखो ls इक्वल टू, या आप ls कमांड चलाओ, दोनों का मीनिंग सेम है। क्योंकि बैकएंड में इस ls कमांड का एक आपने क्या कर रखा है, निक नेम दे रखा है कि ls इक्वल टू हाइफन हाइफन कलर इक्वल टू ऑटो। तो ये चेक कर लेना, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई निकनेम पहले से सेट होगा बैकएंड में। तो आपके पास तरीके हैं, या तो ओनली एलियास कमांड चला के चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कमांड के लिए निकनेम सेट हो रखा है। तो देखो यहाँ पे श्याम जी, हाँ हम इस चीज को सेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी मशीन में, मतलब मैं कोई पर्सनल मशीन है कोई लाइनेक्स की, मैं हाँ उसमें सेट करना चाहता हूँ, तो हम कर सकते हैं उसको। कर सकते हो आप। सिंपल एक कमांड होती है एलियास, ठीक है। एंड हम्म, किसके लिए सेट करना चाहते हो, आपने बोला cp इक्वल टू cp, डबल कोट्स में लिख दो यहाँ पे cp इक्वल टू cp-r, ठीक है। फिर से एलियास चेक करो आप, देखो वो आ गया है यहाँ पे। तो मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं ना, मतलब सीपी में यस, हो, मैं सीपी इक्वल टू मेक डायरेक्टरी कर दूं एग्जांपल, कुछ भी सेट कर सकते हैं उसको, है? कुछ भी कर सकते हो। आपने बोला कि मेरे नाम से कमांड चलनी चाहिए, जैसे df-kh का सेट करना है आपको, बिल्कुल। ठीक है। तो आप क्या करोगे, एलियास कमांड चलाओ और यहाँ लिख दो आप अपना नाम क्या, देवेश। देवेश इक्वल टू df-kh। तो आपने सिस्टम को बता दिया कि यार इस कमांड का ना मैंने एक निकनेम सेट कर दिया है। अब आप देखो देवेश चलाओगे ना यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, df-kh। तो किसी कमांड का एलियास सेट कर देने का मीनिंग ये है कि आपने एक निकनेम दे दिया उसको, ठीक है। थैंक यू, लेकिन थैंक यू। लेकिन जनरली ये चीज आपको कभी लाइनेक्स में करनी नहीं है, क्योंकि आप बहुत मेक श्योर हो कि आपको पता है ना, क्योंकि इसका कोई मिसयूज भी कर सकता है। बिल्कुल जैसे सपोज करो आपने देवेश इक्वल टू ही यहाँ पे लिख दिया होता rm-rf, बिल्कुल, सब डिलीट हो जाता है। तो सब कुछ वो डिलीट हो जाता। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई देवेश कमांड चला रहा है तो रूट को डिलीट करके चला जाएगा कोई। बिल्कुल। तो ये चीज कभी भी हमें करनी नहीं है, ठीक है। ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही यार। डायरेक्टली कॉपी किया। हेलो हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप फोन से कनेक्ट करते हो ना, इसलिए आपकी क्लियर आवाज नहीं आती बिल्कुल। हेलो। ऐसा करो चैट में आप टाइप करो, मैं आंसर देता हूँ उसका फिर। नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल भी नहीं आती है आपकी, फर्स्ट सेशन से ही प्रॉब्लम है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट में मेरे को बता दिया करो। एक बार चैट में आप टाइप करो क्या पूछ रहे हो आप, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मनीष आप सुन पा रहे हो क्या, क्या बोल रहे हैं ये? नहीं नहीं, उसकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने उसे बताया था कल भी, उसकी आवाज नहीं आती। तो इनको बोल दो, क्योंकि ना ऐसे कॉल में डिस्टरबेंस होता है, या तो क्लियर आवाज आए तो क्वेश्चन पूछें या मैं आंसर कर पाऊँ उसका। वो गिटार बज रहा है, वो आवाज आ ही नहीं रही है। वह वो कितना टाइम लगाएगा टाइप करने में?
चलो हम स्टार्ट करते हैं ना। तो हाँ, तब तक सब क्वेश्चन आएगा, आगे बढ़ते। ठीक है, तो आपको देखो हाइफन आई का यूज बता दिया और हाइफन आर का भी यूज मैंने आपको बता दिया है। आर का मीनिंग होता है रिकर्सिवली, यानी कि कोई डायरेक्टरी के अंदर कोई कंटेंट पड़ा है उसको हम बोलते हैं रिकर्सिवली। ठीक है। एंड हाइफन आई का मीनिंग है इंटरेक्ट करेगा आपसे। अब रह गया आपका हाइफन बी। ओके। आपने देखा होगा पहले विंडो एक्सपी में जब हम फाइल कॉपी करते थे तो एक फाइल ऐसे उठ के ऐसे जाती थी सोर्स डेस्टिनेशन पे। ठीक है, आपको लगता था कि एक फाइल कॉपी करी तो वो ऐसे मूव होके डायरेक्शन में दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रही है। यानी कि आपको देखना है कि एग्जैक्टली क्या कॉपी हुआ है और कहाँ पे कॉपी हुआ है। ठीक है। यहाँ पे हम एलएस करते हैं। तो लेट सपोज आप क्या चाहते हो कि मेरी A9 A7 ये सारी फाइल जो है ना वो कॉपी होके कहाँ पे पहुंच जाए, या फिर आपने एलएस डेटा के अंदर ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ CP-RV कर रहा हूँ। ठीक है। आर का मीनिंग हो गया रिकर्सिव और वी का मीनिंग हो गया यहाँ पे वर्बोज। क्या कॉपी करना है आपको, डेटा के अंदर का कंटेंट कहाँ पे लेके जाना है आपको, टेम्प के अंदर। देखो आपको उसने क्लियर में बताया है कि पहले डायरेक्टरी डेटा कॉपी करा उसने कहाँ पे, फिर डेटा के अंदर आपका क्या था A1 था वो कॉपी किया कहाँ पे। वर्बोज का मीनिंग होता है कि आपको कंप्लीटली बताएगा कि क्या क्या उसने कॉपी किया है। ठीक है। तो आप स्लैश टेम्प के अंदर जाके देखोगे तो आपका डेटा आपको दिखेगा यहाँ पे, और आप डेटा के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे दिखेगा। श्याम जी, इसके अंदर जो डायरेक्टरीज में सब डायरेक्टरी जो फाइल आ रही है A6 A7 8, ये क्या है? ये तो हमने बनाई थी ना पहले। तो इसके एक्चुअली अंदर जो हमने अच्छा, ये पहले से तो उसके अंदर टाइम के अंदर डेटा के अंदर पहले से थी। हाँ हाँ, ये कौन सी डायरेक्टरीज का पूछ रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूँ जो A6 जो डेटा में हमने फाइल थी हमारी A1 से लेके A5 तक, हाँ लेकिन हाँ। A6 A7 और A8 भी इसने कॉपी किया है। ये क्या किया है इसने कॉपी? नहीं नहीं, वो तो डेटा के अंदर हमारे पढ़ाई था, सोर्स पे ही ऐसा था हमारे पास देखो। उस सोर्स में भी आपने एलएस किया था ना, तो 5 ही फाइल तो दिखा रही थी, A1 A2 A3 A4। ये हो गया, लेकिन A1 के अंदर गया हूं मैं। अच्छा, A1 डायरेक्टरी है क्या? ओके, हाँ, ठीक। आप इसके अंदर जाओगे ना तो ये पहले से ऑलरेडी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा। ठीक है, यहाँ तक बना हुआ है A7 तक, तो उसने पूरा कॉपी किया है और आपको बताया भी है कि मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे लिंक कॉपी करे हैं। ठीक है, तो वर्बोज का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि आपको पूरा मैनुअली बताएगा कि सोर्स पे कौन सी फाइल पड़ी हुई थी और डेस्टिनेशन पे मैंने कहाँ पे उसको कॉपी किया है। ठीक है। हाइफन एफ का मीनिंग होता है फोर्सफुली। ओके। तो जैसे जैसे लिनक्स में ये होता है कि सेम फाइल को अगर कोई दूसरा यूजर एक्सेस करके बैठा है और आप उसी फाइल को क्या कर रहे हो, कॉपी करना चाहते हो। ठीक है, तो वो आपको एक वार्निंग देता है कि ये फाइल किसी यूजर ने एक्सेस कर रखी है, वो उसमें मॉडिफाई कर रहा है उस टाइम पे। ठीक है। तो ये आपको लिनक्स में भी विंडो में भी होता है ऐसा, तो कि अगर हमने कोई फाइल एक्सेस कर रखी है तो हम जब कॉपी करते हैं ना तो वो कुछ आपको एक एरर थ्रो करता है कि द फाइल इज एक्सेस बाई और ऑलरेडी ओपन इन सम विंडो, ऐसे करके एरर देता है आपको। ठीक है। तो हम हाइफन एफ ऑप्शन लगाते हैं जब आपको फाइल किसी दूसरे यूजर ने एक्सेस कर रखी है और फिर भी आपको कॉपी करनी है डेस्टिनेशन पे। तब हम तब हम किसका कौन सा ऑप्शन लगाते हैं, हाइफन एफ। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, रेयर केस में हम इसको यूज करते हैं अगर कोई एरर आएगी तो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या। श्याम जी, अगर इसको डायरेक्टली हम ऐसे यूज भी करें सीपी को, तो फिर वो इंटरेक्टिव मोड में जैसे पूछता है तो वो पूछेगा या नहीं पूछेगा नॉर्मली अगर मैं यूज करता हूँ इसको? पूछेगा आपसे, अगर डेस्टिनेशन पे फाइल होगी ना हाइफन एफ ऑप्शन। नहीं 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 नहीं, आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर डेस्टिनेशन पे फाइल सेम नेम से एग्जिट एग्जिस्ट करती है और आपने ये ऑप्शन लगा दिया ना, जैसे मैं आपने लगाया एफ। ठीक है। जी। और एबीसी को अगर आपने कॉपी किया कहाँ पे, वेर के अंदर, तो हाइफन आई ऑप्शन इसका बैकएंड में देखो काम कर रहा है। हम्म। ठीक है, इंटरेक्टिव तो करेगा ही अगर आपने हाइफन आई लगाया है चाहे नहीं लगाया है। ओके। ठीक है।
इसका हाइफन एफ का जो बेसिकली यूज है वो है कोई दूसरे यूजर ने फाइल को एक्सेस कर रखा है। मतलब मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि जैसे फोर्सफुली कर रहा है तो मे बी वो इंटरेक्टिव उसमें मोड में काम करेगा नहीं करेगा मतलब। नहीं 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 नहीं, वो हाइफन एफ आपका अपना रोल उसका है फोर्सफुली का। ओके ठीक है। ओके थैंक नेक्स्ट है आपका क्या, एमबी कमांड। जैसे जनरली ना हमेशा जो कॉपी करते हैं ना, आर के साथ ही कॉपी करते हैं। इन ऑप्शंस का यूज आप याद भी नहीं रख पाओगे। जब भी हम करते हैं ना सीपी हाइफन आर करेंगे या सीपी हाइफन आई करते हैं हम। अगर फाइल है तो आप नॉर्मल सीपीआई, क्योंकि ये जो अलियास है ना वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि अलियास आप चेक करो तो इनको अनसेट ही करके रखते हैं हम ज्यादातर, क्योंकि हो सकता है कि एंड यूजर इनका क्या करे, बैकएंड में मिसयूज भी कर सकता है। नेक्स्ट है आपका एमबी कमांड। इट इज यूज टू मूव डायरेक्टरी एंड फाइल्स इन लिनक्स। सिंटेक्स क्या होता है इसका, सेम एमबी एंड आपका ऑप्शंस एंड आपके सोर्स एंड आपका डेस्टिनेशन। ठीक है। यहाँ पे लेकिन अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ ना तो दो ही ऑप्शन आपके होते हैं, एक तो हाइफन आई और आपका हाइफन वी। ठीक है। इसका मीनिंग अगेन यहाँ पे वही है, इंटरेक्टिव, एंड यहाँ पे इसका मीनिंग वर्बोज। जब हमने कॉपी किया तो उसने डायरेक्टरी को ओवरराइट करने के लिए नहीं पूछा, सिर्फ फाइल के लिए पूछा। अच्छा, कहाँ पे बोल रहे हैं? करके देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हम जब सीपी को डेटा के अंदर हम, सॉरी वेर के अंदर लेके जाते हैं तो सीपी हाइफन आर करो। ठीक है, A2 को पूछा यानी कि फाइल्स को पूछा। ठीक है, A3 को पूछा। ठीक है, तो A4 को पूछा और A5। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन सही है। आप याद रखना कि कभी भी डायरेक्टरी के लिए ओवरराइट का नहीं, क्योंकि डायरेक्टरी को आप ओवरराइट भी कर दोगे ना तो सिस्टम में कोई आपका इम्पैक्ट नहीं होता है उसका, क्योंकि कंटेंट जो लिखा हुआ है आपका किस में लिखा है, फाइल में। ठीक है, फाइल के डायरेक्टरी रीनेम हो जाएगी, ठीक है चलेगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर का जो कंटेंट है ना आपका मेन होता है लिनक्स में फाइल का रोल, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आप जो राइट कर रहे हो ना वो फाइल के अंदर कर रहे हो। आया समझ में? क्योंकि डेटा तो क्या है हमारा सेम लोकेशन पे पड़ा हुआ है वहां पे, क्योंकि कंटेंट क्या है, देखो ls लेस वेयर कर रहे हो तो आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है ना। डायरेक्टरी को अगर ये रिप्लेस करने के लिए पूछ भी लेगा तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हो ना। आपने कहा मैं वेयर के अंदर डेटा के अंदर गया, तो आपका इस वाले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टरी में आपने कुछ लिखा नहीं है ना। डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल पड़ी है अगर उनका वो ओवरराइट नहीं पूछता तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है यहाँ पे, कि यार अगर मैंने कोई पैरामीटर किसी फाइल में लिखा था और उसको अगर आपने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया, तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि मेरी लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। ठीक है, ये क्लियर है आपका भी कि डायरेक्टरी का ओवरराइड का पूछे तो भी कोई उसका मीनिंग नहीं है और ना पूछे तो भी उसका कोई मीनिंग नहीं है, कि डायरेक्टरी के अंदर अल्टीमेटली हमारा क्या होता है, फाइल्स होती हैं। और फाइल्स में ही आप कोई कंटेंट राइट करते हो तो डायरेक्टरी का इंटरेक्टिव होना कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अपने एमबी कमांड पे चलते हैं हम। एमबी कमांड देखो दो काम करती है, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ आपको, एक तो मूव का भी काम करती है और रीनेम का भी काम करती है। ठीक है,
इट इज यूज टू मूव और रीनेम डायरेक्टरी एंड फाइल्स इन लिनक्स। देखो कैसे करती है, अगर मैं बोलता हूं आपसे ls करो यहाँ पे, ठीक है, आपने बोला कि abc नाम की फाइल है, इसको मूव कर दो सेम लोकेशन पे ही, लेकिन इसका नया नेम क्या हो जाना चाहिए, XYZ। अभी लेकिन कंटेंट देखो, कंटेंट चेक कर लो, क्योंकि आपके माइंड में फिर डाउट ये आएगा कि कंटेंट को क्या करेगा वो। तो हमारा फाइल के अंदर कंटेंट क्या लिखा है, ये लिखा है। कंटेंट को ये चेंज नहीं करेगा, ओनली फाइल का नाम रीनेम कर देगा। इसका आपने MB कर दो ABC को, कहाँ पे, सेम लोकेशन पे, किस नाम से, XYZ के नाम से। तो एक नई फाइल उसने बना दी और इसको आप कैट करोगे XYZ को, ठीक है। आपने कहा कि इस फाइल को MB करो XYZ को, कहाँ पे, स्लैश वेयर के अंदर। आप ls स्लैश वेयर करोगे तो यहाँ पे आपकी फाइल पहुंच जानी चाहिए, लेकिन अभी आप ls करोगे तो यहाँ पे XYZ आपको नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। आपने कहा कि MB करो न्यू नाम की फाइल को, ये जो फाइल यहाँ पे पड़ी है कहाँ चली जानी चाहिए, वेयर के अंदर, किस नाम से, XYZ के नाम से। तो आप ये बोल रहे हो कि सोर्स पे मेरी फाइल का नाम न्यू है और यहाँ पे जाके क्या हो जाना चाहिए, XYZ। तो यहाँ पे -i ऑप्शन आपका अगेन काम कर रहा है। वो बोल रहा है कि आपकी फाइल जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो अभी के लिए ना मैं नो लिख रहा हूँ, पहले क्या करता हूँ, मैं कंटेंट को चेक कर लेता हूँ कि इसके कंटेंट में आपने क्या लिखा हुआ है, 3 लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब आप सेव कमांड चलाओ, आपने सेम किया और यहाँ पे यस कर दिया, ठीक है। ls स्लैश वेयर अगर आप यहाँ पे करते हो और XYZ को क्या करते हो, यहाँ पे अगेन कैट करते हो, ठीक है। क्या करते हो, cd स्लैश वेयर, और यहाँ पे जाके XYZ को क्या किया आपने, तो देखो उसने क्या किया, कंटेंट को भी ओवरराइट मार दिया। तो MB कमांड ये कह रहा है कि डेस्टिनेशन पे फाइल का नाम तो रीनेम कर दूंगा, और डेस्टिनेशन पे अगर फाइल सेम नेम से आपका एग्जिस्ट करती है तो सोर्स में जो कंटेंट पड़ा होगा वही मैं डेस्टिनेशन पे जाके फाइल में क्या कर दूंगा, राइट कर दूंगा, ठीक है। तो -i का ऑप्शन ये होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका क्या है, वर्बोज। तो ये भी आपको दिखाएगा MB अगर आप करते हो, जैसे आपने बोला कि MB करो स्लैश डेटा को और -v लगाओ, स्लैश डेटा को मूव कर दो, कहाँ पे, रूट पे एक डायरेक्टरी पड़ी है, किस नाम से, कोई डायरेक्टरी का नाम बताओ। लेट सपोज आपको यहाँ पे लेके जानी है, वेयर लॉग के अंदर, ठीक है। तो उसने बताया कि एक डेटा नाम की डायरेक्टरी को कहाँ पे मूव कर दिया उसने, इसके अंदर। तो -v का मीनिंग, अगर आप ये ऑप्शन नहीं लगाते हो तो अभी आपको डायरेक्टरी कहाँ पे मिलेगी, वेयर लॉग के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे डेटा नाम की डायरेक्टरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आपने कहा कि अगेन यहाँ से डेटा नाम की डायरेक्टरी को कहाँ पे ले जाओ, स्लैश वेयर के अंदर। तो देखो आपको पूछ रहा है ओवरराइट, वो बोल रहा है कि डायरेक्टरी आपकी वहां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, डू यू वांट टू ओवरराइट इट, मैंने कहा यस, ठीक है। कैन नॉट मूव डेटा टू वेयर डेटा फाइल एग्जिस्ट। इसका मीनिंग समझ आ गया सबको। अब आप इसमें -r ऑप्शन लगाओगे ना तो वो बोल रहा है कि आपका -r यहाँ पे कोई नहीं होता रिकर्सिवली, ना आपका कैन नॉट मूव। तो आप याद रखना कि सेम अगर लोकेशन एग्जिस्ट करती है तो MB कमांड आपको फिर नहीं चलानी होगी, वहां पे आपका CP कमांड चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप वेयर के अंदर जाओगे ना और यहाँ पे आप देखोगे कि आपका डेटा नाम की जो डायरेक्टरी है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और इसका कंटेंट भी आपका क्या है, सेम है, ठीक है। तो मूव करना आ गया, इससे ना डायरेक्टरी भी आप रीनेम कर सकते हो। जैसे आपने बोला ls में यहाँ पे एक डेटा नाम की डायरेक्टरी है और आपने बोला डेटा को रीनेम कर दो किसमें,
न्यू dir नाम दे दिया उसने, आप ls करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका न्यू dir। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या rm कमांड। थर्ड इज rm command. It is used to remove files, move और in। एक मिनट, मेरे को विंडो का एग्जांपल देके कोई बताएगा मूव का और सीपी में डिफरेंस क्या होता है, सीपी और मूव में। मूव तो हो गया कट आपका, और सीपी हो गया आपका सिंपल कॉपी। यस, ठीक है, मूव का मीनिंग है कट पेस्ट आपने किया, और सीपी का मीनिंग हो गया आपका सोर्स भी रहेगा और डेस्टिनेशन भी रहेगा। लेकिन एमबी में क्या होता है, आपका सोर्स आपको नहीं मिलेगा, डेस्टिनेशन पे जहाँ पे आपने पेस्ट किया है वहीं पे आपको डायरेक्टरी या फाइल आपकी मिलेगी। ठीक है, और रिमूव का मीनिंग होता है डिलीट कर देना। इट इज यूज टू रिमूव फाइल्स और डायरेक्टरीज इन लिनक्स। सिंटेक्स इसका सेम होता है, rm फिर आपका ऑप्शंस एंड फिर होता है आपका यहाँ पे क्या पाथ, या फाइल और डायरेक्टरी का नेम, या ऐसे भी लिख सकते हो फाइल और डायरेक्टरी नेम। ठीक है, ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, -i यहाँ पे काम करता है आपका इंटरेक्टिव, आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट, -rb होता है आपका, इसका मीनिंग होता है रिकर्सिवली। ठीक है, और -v होता है यहाँ पे वर्बोज। ठीक है, क्या करना है आपको, जैसे सपोज करो आपने बोला है ls, आपको किसी फाइल को डिलीट करना है, आपने बोला यहाँ पे माई फर्स्ट फाइल के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है, इसको आपको डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, आपसे इंटरेक्ट कर रहा है रिमूव रेगुलर फाइल, अगर आपने यस लिखा तो फाइल को वो रिमूव कर देगा, अगर आपने नो लिखा, जैसे आपकी आउटपुट नाम की फाइल पड़ी है यहाँ पे, अगर आपने नो लिखा तो वो फाइल को रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, सेम आपको डायरेक्टरी अगर डिलीट करनी है, जैसे आपने बोला यहाँ पे एक डायरेक्टरी पड़ी है किस नाम से, न्यू dir के नाम से, तो यहाँ पे आप ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, आप इसको आपको एक ऑप्शन लगाना पड़ेगा क्या -r। तो अब वो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है कि आप इस वाली डायरेक्टरी को क्या करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, मैंने बोला यस। तो -r का मीनिंग है रिकर्सिवली, यानी कि इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर जितने फाइल्स और फोल्डर होंगे सबको वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर डायरेक्टरी के आप डायरेक्टरी यानी पेरेंट को अगर डिलीट कर रहे हो तो चाइल्ड वहां से अपने आप से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने बोला ls/var किया, यहाँ पे आपने बोला डेटा नाम की डायरेक्टरी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा -r, rm-r /data, /data है आपका वेर के अंदर, तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। हम पाथ गलत दे रहे थे अभी लास्ट कमांड में। ठीक है, लेकिन आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर जितनी भी फाइल फोल्डर हैं सबके लिए आपसे इंटरेक्ट करेगा कि आप पूरे ट्री स्ट्रक्चर को क्या करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो। आई थिंक क्लियर होगा। लास्ट में सबसे उसने डायरेक्टरी डिलीट करी है, देखो पहले उसके अंदर का जो कंटेंट है वो उसने क्या किया है, अगर आपने बोला लेट सपोज, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ls कोई डायरेक्टरी का एग्जांपल ले लो, rm-rv। ठीक है, तो उसने आपसे इंटरेक्ट नहीं किया, आपने अगर -f ऑप्शन यहाँ लगाया rm कमांड में, तो हमें स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि जो इसमें आप एक ऑप्शन लगा रहे हो कौन सा, अगर
rm कमांड में ये -f वाला ऑप्शन लगा रहे हो, इसका मीनिंग होता है फोर्सफुली, इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है विदाउट इंटरेक्टिव। ठीक है, यानी कि यूजर से प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कि आपको ये फाइल डिलीट करनी है या नहीं करनी है। आपसे जैसे ही आप एंटर करोगे आपकी फाइल सोर्स से क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो rm एक कमांड होती है कि जैसे आपने बोला एक मैंने ब्लैंक डायरेक्टरी बनाई यहाँ पे, तो ब्लैंक डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है rmdir। ठीक है, आपकी यहाँ से जैसे डायरेक्टरी बनाई थी आपने किस नाम से, abc के नाम से। अगर आपने क्या किया, जैसे एक dir2 है यहाँ पे, dir2, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ फाइल, एक फाइल बना देता हूँ dir2 के अंदर टच टेस्ट के नाम से। अभी आप lsdir2 करोगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल दिख रही है। अब आप इसको ना rmdir कमांड से डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि rmdir ये कहता है कि अगर आपको डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो डायरेक्टरी में कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये ब्लैंक डायरेक्टरी को डिलीट कर सकता है, जैसे ls करके इस वाली डायरेक्टरी को देखोगे तो इसके अंदर कुछ नहीं है ना, तो ये इसको डिलीट कर देगा। लेकिन आप सेम कमांड डायरेक्टरी 2 के लिए चलाओगे तो बोलेगा कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो इसके लिए अगेन आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा क्या, rm-rf/dir2। ठीक है, तो श्याम जी, f अगर डायरेक्टली ब्लैंक डायरेक्टरी है उसको डायरेक्टली आराम से डिलीट नहीं कर सकते? ब्लैंक डायरेक्टरी है तो rm से डिलीट नहीं कर सकते, आपको -r ऑप्शन लगाना ही पड़ेगा। अगर ब्लैंक है तब भी? हाँ, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, तो आपकी नेक्स्ट कमांड थी फोर्थ, rmdir। ठीक है, इसका मीनिंग होता है रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी। ठीक है, फिफ्थ है आपका रीनेम कमांड। इसका यूज होता है कि फाइल या डायरेक्टरी को आपको क्या करना है, रीनेम करना है। तो देखो mb कमांड से भी हमारा वो काम हो जाता है और रीनेम से भी हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, इसका सिंटेक्स क्या है कमांड का, टू रीनेम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन लिनक्स। ठीक है, कैसे करोगे आप, सिंटेक्स है इसका रीनेम। ज्यादातर ना हम mb कमांड ही यूज करते हैं लिनक्स में जब भी आपको रीनेम करना है किसी फाइल या डायरेक्टरी को, क्योंकि जो हम रीनेम करते हैं ना वो सेम सोर्स पर रह के ही करते हैं। मैंने बोला ईटीसी के अंदर एक फाइल पड़ी है तो हम कभी भी उसकी लोकेशन चेंज नहीं करते रीनेम के केस में। तो mb कमांड हमारा दोनों काम कर देता है, आपका रीनेम भी कर देता है और मूव भी कर देता है। लेकिन रीनेम ये कहता है कि मैं मूव नहीं करूंगा, सेम लोकेशन पे आपको क्या कर दूंगा, फाइल को रीनेम करके दे दूंगा या डायरेक्टरी को। तो करना क्या होता है, पहले आपको यहाँ पे आता है आपका ओल्ड नेम, फिर आपका न्यू नेम, फिर अगेन आपका ओल्ड नेम। ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, करना क्या है आपको, जैसे सपोज करो ls करो, यहाँ पे आपकी एक फाइल है b10। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको रीनेम करना है। तो ओल्ड नेम दिया मैंने, न्यू नेम में क्या दे दिया, यहाँ पे न्यू नेम ही दे दिया, और फिर इसका ओल्ड नेम। तो ls करोगे इस फाइल का नाम क्या हो जाना चाहिए अभी, न्यू नेम। ठीक है, सेम सपोज करो आपने एक डायरेक्टरी बनाई यहाँ पे टेस्ट के नाम से, और इसको क्या करना है, आपको रीनेम करना है न्यू dir के नाम से, क्या, टेस्ट को। ls करोगे तो अभी क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, एक न्यू dir, वेयर इज, ये रहा। ठीक है, तो डायरेक्टरीज या फाइल्स को मैंने दोनों एग्जांपल दे दिए, फाइल को भी रीनेम करने का और डायरेक्टरी को भी। रीनेम कमांड हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, छठवां है आपका हाउ टू टेक इंक्रीमेंटल
बैकअप इन लिनक्स बाय यूजिंग rsync कमांड। ठीक है, rsync कमांड का काम होता है हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप लेने का। ठीक है, देखो काम ये बैकएंड में सीपी की तरह ही करता है, कॉपी करने का ही काम करता है, लेकिन इंक्रीमेंटल कॉपी करता है ये। ठीक है, इंक्रीमेंटल का मीनिंग कोई समझाएगा क्या होता है? आई थिंक ये आपको जो नोट टीम वाले हैं वो समझा सकते हैं कि इंक्रीमेंटल बैकअप का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली। मनीष, कोई आइडिया आपको? नहीं, नो आइडिया। मीन्स अगर मतलब कुछ हम काम कर रहे हैं, ऐड और जो एडिशनल हम कर रहे हैं वो उसको वो करता रहेगा कॉपी। मान लीजिए मैंने 10 फाइल है मेरी और मैं 11वीं फाइल कुछ बना रहा हूँ, तो 11वीं फाइल को कॉपी करता रहेगा, मतलब काइंड ऑफ आर। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बताया आपने। इंक्रीमेंटल का मीनिंग ये होता है कि सपोज करो आपके पास एक कोई डायरेक्टरी है और उसमें आपने इनिशियली कितने फाइल बनाए, 10 फाइल बनाए। ठीक है, तो आपने बोला कि आज तक 10 फाइल में जो डेटा होगा मैं उसको कहाँ पे कॉपी कर दूंगा, डेस्टिनेशन पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, और कल उस डायरेक्टरी में फिर 2 फाइल और न्यू आए। ठीक है, तो वो पूरे 10 फाइल को कॉपी नहीं करेगा, ओनली जो आपके नेक्स्ट डे आपकी 2 न्यू फाइल आई हैं उनको ही कॉपी करेगा डेस्टिनेशन पे। तो इसको हम जनरली बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप लेना, यानी कि जो चेंजेस आपके हुए हैं सोर्स में उसको डेस्टिनेशन पे जाके कॉपी कर देना। ठीक है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द कमांड rsync? अगेन ऑप्शंस एंड आपका सोर्स एंड आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, कैसे करना है? हम क्या करते हैं, 2 डायरेक्टरी बनाते हैं यहाँ पे। एक का नाम दे देते हैं क्या, इंक्रीमेंटल, और एक का नाम दे देते हैं हम क्या, माई dir। ठीक है, टच करके हम क्या करते हैं, माई dir के अंदर 5 फाइल बनाते हैं, किस नाम से, A1 अप टू 5। ठीक है, ls माई dir करेंगे तो वहां पे हमें 5 फाइलें दिखनी चाहिए। तो rsync कमांड में आपने क्या किया, -av। av का मीनिंग हो गया ऑल और v का मीनिंग हो गया वर्बोज। ठीक है, क्या करो, माई dir का डेटा या फाइल या फोल्डर कॉपी कर दो, कहां पे, इंक्रीमेंटल के अंदर। ठीक है, तो उसने बताया कि मैंने पहले A1 फाइल को कॉपी किया और इतना डेटा मैंने सेंड किया और रिसीव भी उतना हुआ, सारा कुछ उसने टाइम वगैरह आपको दे दिया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट डे सपोज करो क्या किया, टच करके माई dir के अंदर और फाइलें बना दी आपने, क्या, 6 अप टू 10। ls माई dir किया आपने, तो इसमें कितनी फाइलें ऐड करी हैं आपने, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि 5 फाइलें और ऐड करी। फिर आप आए, आपने सेम कमांड दूसरे दिन चलाया, तो अभी देखो उसने क्या किया है, पुरानी फाइल जो है उनको कॉपी नहीं किया है, ओनली आपकी जो ओल्ड फाइल थी, सॉरी न्यू फाइल थी, उनको ही कॉपी किया है, ओल्ड फाइल को उसने कॉपी नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है इंक्रीमेंटल बैकअप लेना। ठीक है, श्याम जी, हाँ जी। अगर मैं किसी फाइल का, मान लीजिए A5 मेरी फाइल थी, उसका कंटेंट चेंज करता हूँ, तो उस केस में क्या करेगा वो? पुरानी किसी फाइल का अगर कंटेंट चेंज करता हूँ तो rsync उस केस में यूजफुल है? हाँ, rsync कंटेंट को भी, आपका कंटेंट भी मैच करता है और जो कंटेंट में चेंजेस मिलेंगे ना उनको अपेंड कर देगा फाइल में ले जाके नीचे। ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके।
क्योंकि जनरली कंपनीज में पता है क्या होता है, हमारे बैकअप वगैरह जो चलते हैं ना, किसी सेम फाइल में ही डेटा राइट हो रखा होता है ना। बैकअप का मीनिंग क्या होता है कि आपके सिस्टम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन। अब पूरी बात। वो कॉन्फ़िगरेशन कैन बी फाइल और फोल्डर और कैन बी कंटेंट ऑफ द फाइल। तो हम नहीं चाहते ना हमारी 5 GB की फाइल है कि डेली हमारा 5 GB डेटा कॉपी हो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपके इंटरनेट की या फिर आपका जो जो भी मीडियम है आपका वायर बेस होगा या वायरलेस होगा, तो कुछ तो बैंडविड्थ आपकी जाएगी उसमें। तो व्हाट वी वांट कि इंक्रीमेंटली कॉपी होना चाहिए, कि जो चेंजेस हुए हैं उनको कॉपी कर दो और डेस्टिनेशन पे ले जाके अपेंड कर दो फाइल के नीचे। ठीक है। देखो बिल्कुल। अब लिनक्स में जितनी भी फाइल या डायरेक्टरी होती है ना, उनका जो डेटा सेव होता है हमारा, जो आपका स्टोरेज है जिसको आप हार्ड डिस्क बोलते हो, उसमें क्या बने होते हैं, आपके ब्लॉक होते हैं। ठीक है। तो ब्लॉक को आप चंक बोलो या फिर ब्लॉक बोलो, सेम चीज होता है। ठीक है। तो जब आपका डेटा जब ब्लॉक में राइट होता है ना, तो हर एक फाइल को एक आई नोड नंबर असाइन होता है। ठीक है। तो आई नोड नंबर क्या होता है हमारा, किसी भी फाइल का या फोल्डर का आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं हम इसको, कि हमने उस ब्लॉक में जाके इस फाइल को लिख दिया है और उसकी आइडेंटिटी कौन डिफाइन कर रहा है, आई नोड नंबर। तो आपने बोला कि एक फाइल मैंने यहाँ पे बनाई है किस नाम से, ls करो, इसको डायरेक्ट मतलब आपकी हार्ड डिस्क में आई नोड नंबर क्या मिला है, तो ls-i करोगे ना, तो -i से हम चेक करते हैं किसी भी फाइल का आई नोड नंबर। जैसे सपोज करो आपने फाइल को यहाँ से कॉपी कर दिया कहाँ पे, वेयर के अंदर। अब आप फाइल का आई नोड नंबर चेक करते हो, तो आपका आई नोड नंबर क्या है, देखो उसको नया मिला है ना। तो हर बारी आप डायरेक्टरी में यानी कि अपनी हार्ड डिस्क में कोई भी फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करोगे या नई कोई फाइल अगर डायरेक्टरी के अंदर आएगी, ब्लॉक में कुछ भी डेटा राइट होगा, तो उसको एक हमेशा हम देते हैं क्या, आई नोड नंबर। ठीक है। तो आगे चल के एक मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक, वहां पे इसका बहुत ही यूज है। ठीक है। सॉफ्ट लिंक का मीनिंग होता है विंडो में किसी भी फाइल का शॉर्टकट बना देना। तो आपको पता होगा अगर फाइल का आपने शॉर्टकट बनाया है, तो उस केस में अगर आपका सोर्स जिसका बनाया है अगर वो डिलीट हो गया, तो आपका जो शॉर्टकट होता है ना वो इनएक्सेसिबल हो जाता है। ठीक है। तो उसका मीनिंग ये होता है कि हमारा फाइल में जो आई नोड नंबर था ना वो चेंज हो गया। देखो अभी मैंने बोला कि आपने यहाँ से फाइल रिमूव कर दी तो डेटा यहाँ पे सिंक थोड़ी होगा, क्योंकि आई नोड नंबर दोनों का क्या है आपका, डिफरेंट है। जबकि हमारा जो हार्ड लिंक जो होता है ना लिनक्स में, हार्ड लिंक का मीनिंग ये होता है कि आपका सोर्स और डेस्टिनेशन पे जो आई नोड नंबर है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपका डेटा भी सिंक होता है, अगर सोर्स से फाइल डिलीट हुई तो डेस्टिनेशन पे आपकी जो फाइल है वो भी आपकी एक्सेसिबल रहेगी, यानी कि आपका डेटा सेव है। ठीक है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन अभी आई नोड नंबर का इतना सा यूज है कि जब भी डेटा ब्लॉक में लिखा जाता है, हार्ड डिस्क में ब्लॉक होते हैं वहां डेटा राइट होता है, तो हर एक फाइल और डायरेक्टरी को एक यूनिक नंबर असाइन होता है जिसको हम आई नोड नंबर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास फाइंड कमांड। तो आज की हम ये लास्ट कमांड पढ़ रहे हैं। टू सर्च एनी फाइल और डायरेक्टरी इन लिनक्स। मेरे नजर में अभी तक जितनी भी कमांड पढ़ी है उसमें से सबसे ज्यादा काम आने वाली जो कमांड है आपकी फाइंड कमांड है। ठीक है। फाइंड के बाद लोकेट भी पढ़ाऊंगा मैं आज ही, तो लेकिन लोकेट और फाइंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो बताऊंगा, पहले फाइंड कमांड पढ़ लेते हैं।
देखो ग्रैब कमांड हमारा करता है किसी कमांड में से या किसी फाइल में से किसी पैटर्न को ग्रैब करना, लेकिन मैंने बोला कि मेरे को मशीन में ओनली फाइल का नेम पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो फाइल मशीन में किस पाथ में पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, फाइंड कमांड का। सिंटेक्स क्या होता है इसका, फाइंड एंड फिर आता है आपका पाथ, वेयर यू वांट टू सर्च फाइल इन मशीन, उसका मीनिंग हो गया पाथ। और फिर आते हैं आपके क्या, ऑप्शंस। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ ls किया आपने और एक फाइल पड़ी हुई है v1 नाम की। आपने बोला कि यार मशीन में करंट वर्किंग डायरेक्टरी में डॉट का मीनिंग हो गया pwd, आप इसको लगाओ तो भी कोई इसका मीनिंग नहीं है, अगर लगा भी दोगे तो भी इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था कि राइट हैंड में अगर आपने कोई पाथ नहीं दिया है तो लिनक्स में हमेशा चेक होता है pwd, तो वो कमांड आपकी फायर होगी कहाँ पे, pwd पे। अभी मैंने डॉट का बता दिया कि मैं कहीं पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो वो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही फाइंड कमांड चलेगी। ठीक है, आपने कहा फाइंड करो डॉट, ठीक है, आइफन नेम में आपने बता दिया v1, तो आपको बता रहा है कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही आपकी एक फाइल पड़ी है किस नाम से, v1 के नाम से। या आपने ये नहीं दिया होता ना तो फिर भी आपका वो सर्च करके दे देता सेम फाइल को करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। जैसे आपने बोला मेरे को ये नहीं पता कि फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप हमेशा ये वाला पाथ यूज करोगे स्लैश, क्योंकि लिनक्स में हमेशा पेरेंट आपकी डायरेक्टरी क्या होती है, फॉरवर्ड स्लैश होता है, इसके अंदर ही आपकी सारी डायरेक्टरी या फाइल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। आपका पेरेंट फोल्डर बोलो, पेरेंट डायरेक्टरी बोलो, हमेशा फॉरवर्ड स्लैश होता है। जैसे आपने बोला कि रूट पे पास wd नाम की कोई फाइल है, वो सर्च करके दो मेरे को। ठीक है, तो वो देखो अभी सर्च करेगा और आपको आउटपुट दे देगा, आपको बताएगा कि इस वाले पाथ पे एक फाइल पड़ी है पास wd के नाम से, एक इस वाले पाथ पे पड़ी है, एक इस वाले पाथ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ। ठीक है, जैसे आपने बोला कि एक फाइल है कहीं यहीं पे पड़ी हुई है abc नाम की, तो उसने बताया कि वेर के अंदर abc नाम की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, या आपने बोला कि एक डेटा नाम की डायरेक्टरी है, मेरे को नहीं पता कहाँ के, देखे। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि ट्रैकर के अंदर डेटा पड़ा है, रन यूडेव के अंदर डेटा पड़ा है, टेम्प के अंदर स्लैश डेटा है, अगर देखना हो तो ls/temp करो, वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसने बता दिया कि ये डेटा नाम की जो डायरेक्टरी है या फाइल है। देखो अभी आप, अगर आपने यहाँ पे नेम में अगर कोई नाम दिया है ना, तो आप ये सेग्रीगेट नहीं कर सकते आउटपुट को देख के ये डायरेक्टरी है या फाइल है। आपने बोला कि यहाँ पे एक ऑप्शन आप नीचे लगाओगे क्या, टाइप का। ठीक है, तो यहाँ नेम से पहले आपको एक ऑप्शन लगाना पड़ेगा, हाइफन टाइप डायरेक्टरी। अगर आपने डी लिखा है तो उसका मीनिंग होता है डायरेक्टरी, अगर आपने फाइल लिखा है तो फाइल। अभी जो इसने आउटपुट दिया है ना, तो ये डेटा नाम जहां जहां पे आ रहा है ये सब क्या है, आपकी डायरेक्टरी है। ठीक है, आपने बोला कि ओनली फाइल को शो करो, तो उसने बोला ओनली यहाँ पे 2 फाइल हैं। कोई कैसे बताएगा कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये फाइल है या डायरेक्टरी है? हाँ मनीष, कितने तरीके से हम पता कर सकते हैं फाइल है या डायरेक्टरी है? मनीष यू देयर? हाँ हाँ, यहाँ पर क्या आप क्वेश्चन पूछिएगा फिर से, मैं जरा थोड़ा सा एक मेल चेक। अच्छा, मैं क्वेश्चन मिस हो पूछ गया। रहा था, कि अभी हमने ये कमांड जो चलाई है, ये वाली कमांड, इसमें एफ का मीनिंग है कि ये ओनली मशीन में डेटा नाम की जो फाइल्स होंगी उनको सर्च करेगा। राइट।
तो इसने मेरे को 2 आउटपुट दिए हैं। अब हम ये कैसे मेक श्योर करेंगे ये हमारी फाइल ही है? एक तरीका एक तो है, इस पाथ पे जाके एलएस कर लेंगे। बिल्कुल सही। दूसरा? दूसरा कैट करके देख सकते हैं उसका कंटेंट अगर। सही है। तीसरा? सबसे सही तरीका है ना ls-l कमांड चलाओ उस पर सीधा। अगर पहले फील्ड में हाइफन आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? फाइल है आपकी। अगर डायरेक्टरी आ रहा है तो डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आ रहा है तो डायरेक्टरी है आपकी। ठीक है, राइट। तो ये क्लियर हो गया। डी का पता चल गया और एफ का पता चल गया आपको। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये होती है, जैसे आपने टच करके यहाँ पे एक फाइल बनाई एबीसी के नाम से, और एक फाइल बना दी आपने किस नाम से? स्मॉल एबीसी के नाम से। तो अभी आप अगर देखो फाइंड करते हो ना, जैसे आपने बोला कि करंट यहीं पे पीडब्ल्यूडी पे, या फिर ये लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सर्च करो क्या, हाइफन नेम में आपने दे दिया क्या, एबीसी। तो देखो वो ओनली आपको बोल रहा है कि एक तो वेर के अंदर एबीसी पड़ा है और इस पाथ पे आपका क्या पड़ा हुआ है, एबीसी पड़ा हुआ है। लेकिन जो आपकी कैपिटल में जो आपने एबीसी नाम की फाइल बनाई है ना, उसको वो आउटपुट नहीं दे रहा है। तो आप याद करो ग्रेप हाइफन आई वाली जो ग्रेप कमांड में हाइफन आई जो ऑप्शन काम करता था, वो करता था किसके लिए? कौन बताएगा? इग्नोर केस करने के लिए। इग्नोर केस के लिए। ठीक है, तो सेम कमांड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका क्या, फाइंड स्लैश हाइफन आई नेम। इसका मीनिंग होता है इग्नोर द नेम। ठीक है, क्या करोगे आप यहाँ पे, एबीसी। तो अभी उसने क्या आउटपुट दिया आपको? जो कैपिटल में फाइल बनी थी उसका भी आउटपुट आपको दे दिया। क्योंकि लिनक्स में होता है कि कोई फाइल आपने कैपिटल से बना दी तो स्मॉल लेटर में आप सर्च कर रहे हो फाइल को, तो वो सर्च नहीं करके देगा आपको, फिर आपको एक ऑप्शन लगाना होगा हाइफन आई नेम। ठीक है, ठीक है जी। एक तरीका है, आपने बोला कि यार मेरे को, आपको ना किसी फाइल का एक्सटेंशन याद है बस। जैसे आपने बोला कि मेरे टेलीकॉम में जो पीएम का डेटा आता है ओएसएस पे, उनकी फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है ना, एक्सएमएल होता है। ठीक है, टाइप में आपने क्या दे दिया, एफ दे दिया, और हाइफन नेम में आपने क्या बता दिया कि उन सब फाइल्स को सर्च करो जिनके लास्ट में क्या है, एक्सएमएल। स्टार का मीनिंग हो गया आगे मेरे को नहीं पता क्या है स्टार्टिंग फाइल की, एंड मेरे को पता है कि हर एक फाइल का एंड किससे होता है, एक्सएमएल से होता है। तो बता देगा कि आपको मशीन में इतनी सारी फाइल्स हैं जिनकी एंडिंग किससे हो रखी है, एक्सएमएल से आपकी हो रखी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये कमांड क्लियर है ना? ये आपने बोला कि पीएचपी जिनकी एंडिंग में क्या आ रहा है, पीएचपी से कोई नहीं आया, एचटीएमएल, एचटीएमएल से बता रहा है कि ये आ रहा है आपका। आपने बोला कि कॉन्फ के नाम से, तो कॉन्फ के नाम से इतनी फाइलें आ रही हैं। तो ये सब है कि आपको पर्टिकुलर एक्सटेंशन याद है अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, लेकिन एग्जैक्टली नेम याद नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन होता है यहाँ पे किस नाम से, आपने बोला फाइल का टाइप तो क्या है, एफ है। उन फाइल्स को प्रिंट करो जिनकी परमिशन क्या है, 755। ठीक है, और हाइफन प्रिंट का मीनिंग हो गया यहाँ पे प्रिंट करके दो। ये कमांड किस किस को समझ आई है, और जिसको समझ आई है वो थोड़ा डिफाइन कर दे। आई थिंक किसी को समझ नहीं आई। देखो 755 का मीनिंग पता है क्या होता है? हाँ सर, रीड राइट एग्जीक्यूट। हाँ, तो बताया क्यों नहीं अभी?
सर मैंने अनम्यूट करने के लिए गया हूँ, आप उससे पहले आपने निकाल दिए। हाँ तो अभी डिफाइन करो लो, मैं अभी आप एरो की कर दे रहा हूँ, फिर से वो कमांड चला दे रहा हूँ अभी। टाइप ये और परमिशन क्या होनी चाहिए उसकी 777-print। अब इसका मीनिंग समझाओ। अभी देखो मैं एक फाइल की परमिशन आपको चेंज करके दे देता हूँ, जैसे इसकी परमिशन अभी ये आ रही है आपकी, तो इसको ch मोड कर देता हूँ मैं, क्या 777 ABC। फिर से इसकी परमिशन आप चेक, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट और अगेन रीड राइट एग्जीक्यूट। फिर से आप सेम कमांड चलाओगे तो कोई आउटपुट वहां पे जरूर आपका आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका देखो मीनिंग क्या होता है, अभी के लिए बस आप रट्टा मार लेना या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जिनको समझ आ जाए अच्छा है, और जिनको ना समझ आए वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आगे हम परमिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे मैं अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे ना देखो परमिशन के टोटल आपके होते हैं कितने फील्ड, 9 फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे RWX, फिर लिखा आ रहा है आपका RWX, और फिर लिखा आ रहा है आपका RWX। तो ये जो वाली परमिशन होती है ना, पहला RWX होता है, उसका मीनिंग होता है ऑनर के लिए, इसका मीनिंग होता है ग्रुप के लिए, और इसका मीनिंग होता है अदर्स, ठीक है। R का मीनिंग क्या होता है 4, W का मीनिंग क्या होता है 2, और X का मीनिंग क्या होता है 1। इनका टोटल अगर हम करते हैं तो क्या होता है हमारा 7, ठीक है। पहले मैं डायरेक्टरी के केस में बता रहा हूं, अगर डायरेक्टरी के केस में रीड आपने दिया है तो रीड का मीनिंग होता है ls कमांड। मैंने बोला डायरेक्टरी को रीड करो तो वहां पे उसका मीनिंग होता है ls कमांड। मैंने बोला डायरेक्टरी में राइट करो तो उसका मीनिंग होता है टच कमांड या mkdir कमांड, ठीक है। मैंने बोला डायरेक्टरी पे एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट का मीनिंग होता है डायरेक्टरी का cd कमांड। cd कमांड से आप डायरेक्टरी में गए, इक्वल टू होता है एग्जीक्यूशन फॉर एनी डायरेक्टरी। सेम चीज मैं बता रहा हूं किसके लिए, फाइल के लिए। फाइल के केस में रीड का मीनिंग होता है कैट कमांड चलाना, राइट का मीनिंग होता है फाइल में कुछ लिख देना, कंटेंट लिखना, अपेंड करना या ओवरराइट करना, कैन बी राइट। एग्जीक्यूट का मीनिंग होता है किसी स्क्रिप्ट या किसी बाइनरी को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो पहली जो परमिशन होती है वो होती है हमारी किसके लिए, ऑनर के लिए। ऑनर कौन होता है, जिसने फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करी है। तो लेट सपोज अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे ls-lrt किया abc को, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो फील्ड जो रूट लिखा आ रहा है, इसका मीनिंग होता है ऑनर और इसका मीनिंग होता है ग्रुप। तो मैंने लिनक्स में आपको बताया था पहली क्लास में ही कि जब भी लिनक्स में कोई यूजर ऐड होता है तो वो अपने नाम से ही क्या कर लेता है, एक ग्रुप ऐड कर लेता है मशीन में, ठीक है। तो यहाँ पे रूट नाम का यूजर है और इसका खुद में ही रूट क्या है, हमारा ग्रुप है। तो जो पहली जो 3 आपके ये फील्ड आ रहे हैं, इसका मीनिंग हो गया कि इस वाली abc फाइल के लिए रूट यूजर को RWX मतलब इस वाली फाइल पे वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और इस फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। सेम चीज दूसरे वाले जो आपके RWX आ रहे हैं 3, इनका मीनिंग हो गया ग्रुप के लिए क्या परमिशन है। मैंने बोला मशीन में TCS नाम का एक ग्रुप है, मशीन में TCS नाम का एक ग्रुप है और उसमें कितने यूजर एग्जिस्ट करते हैं, 100 यूजर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उन 100 यूजर को भी क्या परमिशन होगी, हमारी RWX। ये चीज क्लियर है ना, क्योंकि हमेशा जब एक ग्रुप की बात होती है ना तो हम हर एक इंडिविजुअल यूजर को मैनेज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ग्रुप लेवल से मैनेज करेंगे उनको, कि ग्रुप को एक परमिशन देंगे और सेम परमिशन आपकी इनहेरिट हो जाएंगी यूजर्स के लिए। तो इसका मीनिंग हो गया कि उन 100 यूजर को भी सेम परमिशन होंगी जो आपने TCS ग्रुप पे दे रखी होंगी, यानी कि वो 100 यूजर फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं।
लास्ट वाला जो फील्ड होता है वो होता है हमारा किसके लिए, अदर्स के लिए। तो ऑनर को छोड़ के, और ऑनर जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसको छोड़ के मशीन में जितने भी यूजर होते हैं सब आते हैं आपके किसमें, अदर्स में। ठीक है, इसको परमिशन वाले चैप्टर में मैं और अच्छे से समझाऊंगा थोड़ा सा कि इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और क्यों इसको हम यूज करते हैं परमिशन को। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ आ गया होगा, होपफुली सब समझदार हो कि जो फाइल को बना रहा है वो ऑनर होता है। ग्रुप का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ यूजर्स, तो एक यूजर के मल्टीपल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वन यूजर कैन बिलोंग टू मल्टीपल ग्रुप्स। मशीन में यूजर और ग्रुप को छोड़ के जितने भी मेंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अदर्स। तो जैसे मैंने, गेस्ट वगैरह हो गया है सब, यस प्रिंट यूजर। यस, तो मैंने अभी क्या किया है, इस वाली कमांड पे चलते हैं अब हम अपनी। ठीक है, कमांड में मैंने बोला कि उन वाले, मतलब टाइप में मैंने क्या बता दिया कि एफ मतलब फाइल्स, किन फाइल्स को प्रिंट करो जिनकी परमिशन क्या है, 777। तो उसने बोला कि मेरे को मशीन में ओनली एक फाइल मिली है जिसकी परमिशन आपने क्या कर रखी है, 777। अगर और आपको करके देखना है तो एक फाइल की परमिशन और कर दो 777। सपोज करो आपने इस वाली फाइल की कर दी और फिर से आपने सेम कमांड चलाया तो आपको अभी वो 2 फाइल दे रहा है। या फिर आपने बोला कि इसकी परमिशन क्या कर दो 755, फिर आपको बस परमिशन में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी तो देखो बहुत सारा आउटपुट आएगा क्योंकि 755 बहुत सारी का हो रखा है। आप इसमें से एक काम कर सकते हो, ग्रैब कर लो एबीसी, सेम कमांड में से ग्रैब कर लो क्या, एबीसी। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये वाली फाइल, देखो ये भी एक तरीका है। आपने बोला यार फाइंड कमांड का तो बहुत बड़ा आउटपुट आ रहा है, मैं कैसे पता करूंगा मेरी फाइल कहाँ पे है, तो आप उसमें पाइप सिंबल लगा के क्या लगा सकते हो, ग्रैब कमांड। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो आपने बोला कि यार किसी यूजर की मेरे को क्या करनी है, फाइल या फोल्डर सर्च करने हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कमांड में ही आपने बोला होम नाम की डायरेक्टरी में सर्च करो कौन से यूजर की फाइल्स को, हिमांशु नाम के यूजर की फाइल को। तो हाइफन यूजर ऑप्शन जो होता है वो बताता है कि आपको किसी पर्टिकुलर यूजर की फाइल या डायरेक्टरी को क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, अब हाइफन यूजर के साथ अगर आप हाइफन टाइप लगा दोगे और टाइप में बोलोगे ओनली फाइल्स, तो वो फाइल सर्च करके देगा, और टाइप में अगर आपने डायरेक्टरी दे दिया तो डायरेक्टरी को सर्च करके देगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फाइंड कमांड को आप कैसे यूज करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है आपकी क्या, लोकेट। लोकेट कमांड भी हमारा सेम काम करता है। इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन मशीन। ओके, सिंटेक्स क्या होता है इसका, लोकेट, ये म्यूट कर लो यार, बहुत नॉइस आ रही है आपकी। लोकेट एंड आपका फाइल और डायरेक्टरी का नेम। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने एक फाइल को लोकेट करना है मशीन में, कौन सी फाइल को, एबीसी को। तो उसने बताया कि आपकी जो एबीसी नाम की फाइल है वो यहाँ एग्जिस्ट करती है, इसमें भी एबीसी आ रहा है आपका और इसमें भी एबीसी आ रहा है। अगेन आपने यहाँ पे एक फाइल बनाई किस नाम से, न्यू के नाम से। आपने लोकेट किया किसको, कोई ऐसी फाइल का नेम बताओ जो कि आपको मैं समझा पाऊं करेक्ट एग्जांपल देके, क्योंकि लोकेट और फाइंड कमांड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं हम, जस्ट वांट
टू मेक श्योर के नाम से आपने एक फाइल बनाई, सॉरी, टच करके आपने एक फाइल बनाई और ls किया तो आपकी फाइल बन गई यहाँ पे। अब आपने कहा कि यार इसी फाइल को क्या करो, लोकेट करो मशीन में, तो वो आउटपुट नहीं दे रहा है। कोई बताएगा कि इसका आउटपुट क्यों नहीं आया? अगर किसी को लोकेट कमांड का आइडिया हो। प्रताप, आपको है? सर ये लोकेट कमांड का वो उसके परमिशन चाहिए पहले ये नहीं करने के लिए। नहीं, देखो लोकेट और फाइंड में ये डिफरेंस होता है। लोकेट कमांड हमारा ये कहता है कि आपने जब मशीन को अप किया होगा ना, तो जो चेंजेस मशीन में जब उसको अप टाइम से पहले जो मिले होंगे उनको तो वो डेटाबेस से रीड कर लेता है अपनी मेमोरी में, और आपकी मशीन जब अप आ गई होगी उसके बाद आपने फाइल या फोल्डर बनाए होंगे, उनको लोकेट कमांड से हम सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी टच करके फाइल बनाई थी ना ये वाली, और मशीन हमारी अप कब से है? अप टाइम कमांड से अगर आप चेक कर रहे हो तो मशीन बोल रहा है आपके इतने घंटे से क्या है, अप है आपकी। 1 घंटा 42 मिनट से आपकी मशीन क्या है, अप है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि या फिर आपने एक और फाइल बनाई यहाँ पे, मेक श्योर के नाम से फाइल बनाई, और फिर आपने कहा कि यार लोकेट कमांड से क्या मैं इसको सर्च कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब मशीन को अप किया था तब ये फाइलें उसके डेटाबेस में नहीं थी। तो लोकेट कमांड हमेशा लास्ट रिबूट तक के चेंजेस को पढ़ लेता है, उसके बाद आप जो भी चेंजेस करोगे मशीन में वो आपको किससे सर्च करने होंगे? फाइंड कमांड से। ठीक है, तो फाइंड कमांड ने आउटपुट आपको दे दिया, आपने कहा कि यार नहीं, मेरे को लोकेट कमांड में ही आउटपुट चाहिए, तो आपको एक बार मशीन में क्या करना पड़ेगा? अपडेट डीबी। आपको बताना पड़ेगा कि मशीन में कुछ चेंजेस हुए हैं और वो रीड हो जाने चाहिए कहाँ पे? डेटाबेस में। तो लोकेट कमांड हमारा अल्टीमेटली क्या कर रहा है? आपके मशीन के डेटाबेस से आपको कमांड को क्या करके दे रहा है? सर्च करके दे रहा है। लेकिन लोकेट कमांड ये कहता है कि मैं लास्ट रीबूट को बाय डिफॉल्ट समझता हूं, यानी कि लास्ट मशीन आपकी जब अप हुई होगी उससे पहले जो आपने किया होगा उनको तो मैं पढ़ लूंगा मेमोरी से, लेकिन आपने उसके बाद जो काम किया होगा, चेंजेस किए होंगे, उनको मैं रीड नहीं कर सकता। अगर उनको आपको कराना है तो एक बार कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी आपको? अपडेट डीबी। ठीक है, तो लोकेट कमांड बनाई क्यों गई है? बेसिकली पर्पस क्या है इसका? पर्पज ये है कि ये फाइंड कमांड से फास्टली सर्च करता है। क्योंकि इस ये ना एक तरीके से ये करता है कि अपनी मेमोरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करके रखता है, जबकि फाइंड कमांड क्या करता है? हमारे हर एक रिलेटिव पाथ पे जाके मैनुअली सर्च करता है। तो अगर आपसे ये भी पूछे ना कोई इंटरव्यू में कि कौन सी कमांड फास्ट सर्चिंग करती है कंपेयर टू फाइंड और लोकेट, तो लोकेट कमांड हमारी जल्दी क्योंकि ये ना रिबूट टाइम पे ही मशीन के डेटाबेस को कैप्चर कर लेती है, जबकि फाइंड कमांड रियल टाइम डेटा पे सर्च करती है कि जो चेंजेस हुए वो अपने अंदर चेंजेस को पढ़ेगी नहीं, वो क्या करेगी कि मैनुअली जाएगी उस पाथ पे, फिर वहां पे जो भी आपके फाइल डायरेक्टरीज होंगी उनको सर्च करेगी। अगर डायरेक्टरी में नहीं मिला तो डायरेक्टरी के अंदर जाके देखेगी जरूर, जबकि लोकेट कमांड को ऑलरेडी सारे पाथ उसकी मेमोरी में होते हैं, उसे पता है कि मशीन में क्या चेंजेस हुए हैं। गॉट इट? इसका मतलब सर वो एक सॉफ्ट लिंक बना लेते हैं क्या वो बाइनरी फाइल के ऊपर? सॉफ्ट लिंक नहीं बोल सकते, टेक्निकली आप ये बोल सकते हो कि लोकेट कमांड के पास मशीन में जितने भी आई नोड नंबर अवेलेबल है ना, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, और आपको पता है कि जो भी फाइल या डायरेक्टरी बन रही है उसको एक आई नोड नंबर जरूर होता है। तो ये जो अपडेट डीबी कमांड चला रहे हैं ना हम, इसका मीनिंग ये हो गया कि आप लोकेट कमांड के डेटाबेस में मैनुअली बता रहे हो कि मशीन में कोई चेंजेस हुए हैं, यानी कि नई फाइल और डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस हुई है। तो मैं जैसे कि विंडोज मशीन में हम लोग लगाते हैं जीपी अपडेट .force मीन /force ऐसे कुछ, ये वाला भी? नहीं, जीपी अपडेट तो चलता है आपका जब आप रजिस्ट्री में कोई चेंजेस करते हो। राइट। एम आई राइट? नहीं,
हाँ, तो हाँ जीपी अपडेट का मीनिंग वो नहीं होता है, वो होता है कॉन्फ़िगरेशन के चेंजेस को पढ़ाने के लिए। जबकि ओके। अब अपडेट डीबी हमारा क्या कर रहा है, जैसे आपने जी एडिट कमांड चलाया और वहां पे कोई भी रजिस्ट्री की वैल्यू चेंज करके आ गए, आप की वैल्यू चेंज कर दी या यूआरएल चेंज कर दिया, आपने पाथ चेंज कर दिया, तब आपको लिनक्स सर्वर पे क्या चलाना होता है, जीपी अपडेट चलाना होता है। ओके। वो तो हो गया कि लिनक्स में कोई सर्विस को रीस्टार्ट किया आपने, इक्वल टू जीपी अपडेट। ओके। यहाँ पे अपडेट डीबी का मीनिंग हो गया कि आपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को अपडेट किया है बस। ठीक है सर, डन। ठीक है, तो वी हैव आल्सो डन फॉर टुडे क्लास। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चंस टाइम। जी एक बार सीपी में जो आपने वर्बोस बताया था, बता देंगे। उस टाइम डाटा कनेक्टिविटी चली गई थी मेरे यहाँ। वर्बोज का मीनिंग होता है कि आपको मैनुअली बताए कि आपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे क्या क्या कॉपी किया है। लेट सपोज आपने एक डायरेक्टरी बनाया है यहाँ पे, किस नाम से, टेस्ट के नाम से, और टच करके आपने टेस्ट के अंदर कितनी फाइलें बनाई, अप टू 10। ls टेस्ट किया आपने, 10 फाइलें यहाँ पे आ गई। तो आप क्या करोगे, इस टेस्ट वाली फाइल डायरेक्टरी को कॉपी करोगे विद वर्बोज ऑप्शन, कहाँ पे, वेयर के अंदर। तो वो आपको दिखाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर आपने देखो ये वाला ऑप्शन नहीं लगाया ना, तो वो कॉपी तो कर देगा लेकिन ये नहीं बताएगा आपको कि कौन कौन सी फाइलें आपने कॉपी करी हैं। और अगर आपने -b ऑप्शन लगाया तो आपको मैनुअली बताएगा कि ये वाली फाइल एक कॉपी हुई है कहाँ पे, इस वाले पाथ पे, फिर ये वाली फाइल कॉपी हुई है इस वाले पाथ पे, ये वाली फाइल कॉपी हुई है आपकी इस वाले पाथ पे। ठीक है, समझ आ गया? जी ठीक है, ठीक है। ठीक है, एक जो हमने कल ग्राफ पढ़ा था, उसमें दो तीन जो आपने पीडीएफ दी थी, उसमें दो तीन ऑप्शन थे। एक हाँ। ग्राफ B2 था, एक A2 था। ए का मीनिंग होता है, जैसे आपने बोला A3, जिन लाइन में रूट आ रहा है उसकी ऊपर की 3 लाइन प्रिंट कर दो। ए का मीनिंग होता है एबव। ओके। etc पास wd कमांड चला के देखी थी? हाँ देखिए थी, मैं 8 का तो समझ आ गया था। बी में एक स्मॉल बी था, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। और इसका मीनिंग होता है B3, यानी कि नीचे की विलो। और ए का मीनिंग होता है एबव। और इसमें ही अगर आपने सी लगा दिया तो इसका मीनिंग होता है नीचे की 3 लाइन और ऊपर की भी 3 लाइन। आई थिंक यही ऑप्शन हमने मिस करे होंगे, है ना? हाँ हाँ, और एक स्मॉल बी भी था एक। स्मॉल बी, हाँ बताओगे एक बार पीडीएफ देख के क्या था ऑप्शन? था। -v होगा, विक्ट्री वाला वी ना। -v हमने पढ़ाया था, आई थिंक वी तो मैंने कोई नहीं पढ़ाया। हाँ हेलो, वो वी था, सॉरी। हाँ वी था, वी। विक्ट्री वाला वी था, है ना? हम्म। देखो उसका मीनिंग ये होता है, एक फाइल बनाओ या मैनुअली, और उसमें कुछ मैसेज लिखो। आपने बोला एक मैसेज दिया मैंने टेस्ट, किस फाइल में लिखा उसको, न्यू फाइल। ठीक है, एक मैसेज और दो इसमें, किस नाम से, test1 के नाम से, किसमें, न्यू फाइल में। सॉरी, ओवरराइट कर दिया यार उसने, इसको अपेंड करो अब। ठीक है, ऐसे ही करके एक और मैसेज दो test3 के नाम से, कहाँ पे, न्यू फाइल में। ठीक है, अब इसमें टोटल कितनी लाइन होनी चाहिए हमारी, 3 लाइन। test1, टेस्ट और test3। तो देखो -v ये कहता है कि मेरे को इस फाइल में जहां टेस्ट लिखा है ना, उसको छोड़ के पूरी फाइल का आउटपुट दे दो। आपने बोला न्यू फाइल में
यही बनाई थी ना हमने। आप शायद अभी ना इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि फाइल हमने टेस्ट ना हर एक में आ रहा है। तो एक काम कर लो इसी में ही, नहीं तो आप ये समझोगे कि माहौल बिगड़ गया। मैं आपको क्या करता हूँ, इसमें श्याम लिख देता हूँ, ठीक है। एंड फिर करो आप क्या, टेस्ट न्यू फाइल। अभी समझ आ गया? ठीक है जी, ठीक है। यानी कि जिन लाइंस में टेस्ट कीवर्ड आ रहा हो उसको छोड़ के फाइल को प्रिंट कर दो। तो आप इस फाइल को कैट करोगे किसको, न्यू फाइल को। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, श्याम ही आ रहा है आपका अलग से। या फिर एक और मैसेज दे दो, यहाँ पे आपने बोला एक राम नाम का वर्ड भी लिख दो किस फाइल में, न्यू फाइल में। तो अभी मेरे को आप बताना अगर समझ आ गया तो इसका आउटपुट क्या आएगा। आपने बोला टेस्ट, ठीक है, कहाँ पे, न्यू फाइल, क्या आएगा इसका राम और आउटपुट? श्याम। एग्जैक्टली, राम और श्याम। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने लिखा यहाँ पे टेस्ट न्यू फाइल, तो अभी क्या आएगा, सॉरी टेस्ट नहीं, यहाँ पे लिखो अभी इस बार श्याम। राम और टेस्ट आ जाएगा। तीनों ही आएंगे ना जो लिखे हुए हैं हाँ सारा कुछ। तीनों। हाँ मतलब टेस्ट नाम से राम से दे। हाँ ठीक है। तो हाइफन बी का मीनिंग होता है एक्सेप्ट, यानी कि उसको एक्सक्लूड कर दो और सारी फाइल को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ठीक मैं है जी, ठीक। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ अभी।